आर्टिकल है, अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक सारा, ठीक है। एकदम शॉर्ट टाइम सिर्फ रिवाइज करना और कुछ भी नहीं करना। काहे बदमाशी कर रहा है तू, ठीक है, नहीं सुधरोगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। संघ कैसा संघ है? यूनियन है, ठीक है, और ये कभी भी टूट नहीं सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर दिया जा सकता है, और सीमा में परिवर्तन कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कि नए राज्यों में प्रवेश संभव है, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना और विकास हो सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब भी अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा तो राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है, और ये आपका भाग 1 है, ठीक है, ठीक है, भाग 1 आर्टिकल 1 to 4। भाग 2 कहता है नागरिकता। भाग 2 क्या है? ठीक है। अच्छा देखो, अनुच्छेद 5, 6, 7 जो है ना, वो है आपका जब 1947 में भारत को आजादी मिली थी, तब 3 सालों तक कुछ लोग भारत में रहना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे, तो उनसे संबंधित नियम है 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7, तो वो भी आपको पढ़ना है। नहीं बचा आर्टिकल 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? बोलो। देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाए। वो तो अनुच्छेद 9 में था। विदेश भ्रमण एवं बसने के लिए, जब आप विदेश घूमते हैं, विदेशी भ्रमण करते हैं और नौकरी करते हैं, ठीक है, तो आपकी भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अच्छा, भारत की नागरिकता एकल है या दोहरी है? एकल है, मतलब सिर्फ आप भारत देश का ही नागरिक लेंगे। अमेरिका का नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों को जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, हम लोगों को चाह भी ले तो कोई दुनिया में खत्म नहीं कर सकता। देखो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे बाबूजी और माताजी पर, ठीक है। बाबूजी और माताजी को कहाँ की नागरिकता प्राप्त है? आप अपना तो बता दिए कि जन्म हुआ वहां पे, बाबूजी और माताजी का नागरिकता कहाँ का प्राप्त है? तो एगो इंडियन और अमेरिकन, तो जब एगो इंडियन और अमेरिकन रहता है ना, जैसे सोनिया गांधी बोल रहा है, सॉरी, सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा का एग्जांपल ले लो। वो भारतीय है और पति उसका हस्बैंड पाकिस्तानी, अभी तलाक का भी बात चल रहा है, ठीक है। पहले तो उसको करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कर ली, लड़की थी, फंसा लिया, कुछ कर भी नहीं सकती है, उन लोग का परम अधिकार है। तो वो जब फंस गई वहां पे, और अब उसकी जो बेटी हुई है, शायद उसकी एक बेटी भी है ना, तो उसकी जो बेटी हुई है, अब उससे भारत सरकार पूछेगी, ठीक है, कि आपको भारत की नागरिकता लेनी है या नहीं लेनी है, या फिर वो आवेदन कर सकती है, ठीक है, कि हमें भारत की नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता भी कोई लड़की लेना चाहेगी, जहां संगीत बैन है, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, कोई खेल, लड़की क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं आप वहां पे, ठीक है, इस्लाम में बैन है ना, ठीक है। क्या तो वहां पर नागरिकता कैसी है? हमारे देश में एकल नागरिकता है। 5, 6, 7 है नहीं। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेशी भ्रमण एवं विदेश में नौकरी करने पे भारत की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अनुच्छेद 9 का मतलब होता है नो, मतलब अगर आप विदेश की नागरिकता लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहता है कि देश विरोधी कार्य करेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में क्या कहता है? कि नागरिकता पर कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी, और संसद में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। संसद में कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। अब देखो भाग 3, भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार। हाँ, ठीक है, 12 से लेकर 32 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य के होने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्या? देखो, एक क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए?
जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? प्रभुत्व संपन्नता, और ये सबसे जरूरी चीज है। और चौथा क्या है? ठीक है, देखो पहला क्या बताए, किसी के भी राज्य का डेफिनेशन क्या है? उसके पास एक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा क्या है? उसमें क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए उसके पास। तीसरा क्या है? प्रभुत्व संपन्नता होनी चाहिए। और चौथा है कि भैया हम देखो, प्रभुत्व संपन्नता का ही मतलब होता है कि हम उस पर बेस्ड कोई भी नियम या कानून बना सकते हैं। ठीक है, किसमें? राज्य में। उस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो डीआरडीओ ऑफिस, जो भारत में एक डीआरडीओ ऑफिस है, इसरो का ऑफिस है, ये भी अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, बिजली विभाग भी एक अपने आप में राज्य है। क्यों राज्य भाई? अगर मान लो कल को आप बिजली विभाग में बिजली पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या वो आपको बिजली काट सकता है? वो है, उस समय आप नहीं बोल सकते हैं भैया हमारी आजादी है, हमारी आजादी है कि आप हमको बिजली दो, फ्री में दो। नहीं, वो उसका अधिकार है कि हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारा देश भी है, यानी भारत देश, वो भी अपने आप में क्या है? एक राज्य है। प्रभुत्व संपन्नता का होता है, अब जैसे आयोग जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे हो गया आपका बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब भी अपने आप में क्या है? आयोग, ये राज्य है। इसी तरह आपका जो यूनिवर्सिटी है वो भी अपने आप में क्या है? राज्य है। ठीक है, 12 राज्य की परिभाषा समझ में आ गई। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण में क्या होता है कि देखो, अब राज्य का डेफिनेशन दे दिया तो कई बार राज्य भी तो शक्तिशाली हो जाएंगे और कुछ हमारे बारे में गलत फैसला ले सकते हैं। तो आप गलत फैसला ना लें, उसके लिए भी हमारे संविधान में पहले से ही नियम कानून बना दिए गए हैं कि भैया अगर आप करोगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको घटा देगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समझ समानता। अच्छा देखो, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता में होता है कानून के समझ क्या है? सब बराबर है। और विधि का समान संरक्षण। विधि की समझ समानता हमने ब्रिटेन से ऑक्युपाइड किया है और विधि के समान संरक्षण कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 14 खत्म। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी सिर्फ गांधी परिवार का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नरेंद्र मोदी नाम का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। कल को तो आप लोग भी चाहे तो कोई बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, वंशानुगत यानी, और ना ही लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब आपको क्या देना है? काम के रूप में सबको बराबर समानता देना है। 16 में ही 16 का 6 4 और 16 का 1 और 15 का 4, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके तहत आरक्षण मिला गया है। ठीक है, आरक्षण में क्या होता है कि मान लो सपोज दैट, समझो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक, ऐसे तो आर्थिक नहीं है, मतलब वहां पर डेवलप नहीं हुआ है वो इलाका। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले चले जाओ, बस्तर, झारखंड में एक एक जगह चल जाना, बिजली पानी आज तक नहीं आया है, तो उन सबको कहा जाता है अनडेवलप्ड एरिया। तो वैसे लोगों का जो समूह है उनको जरूरत है किसकी? आरक्षण की। ठीक है, तो आरक्षण कुछ जगह पे सही है, मैक्सिमम जगह पे खराबी है। और आज तक आरक्षण का सबसे बड़ा खराबी है कि एक भी आयोग नहीं बनाया गया जहां पे क्या आरक्षण के बारे में हमें पता चल सके कि आरक्षण सही है या गलत है। एक आयोग बनाना चाहिए ना, जांच होनी चाहिए ना इस बात की कि कितने लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ, नहीं बताया गया। 16 हो गया। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं है। तुम छोटी जात वाले हो, तुम बड़ी जात वाले हो, छोटी जात वाले नीचे रहेंगे, बड़ी जात वाले ऊपर रहेंगे, ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं है। और ये कानून अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कानून 1955 में कानून बना था इस पर। ठीक है, और 1976 में इंदिरा गांधी ने इसको और शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या हो गया? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का, मतलब कोई भी, जैसे अंग्रेजों के समय में क्या होता था ना, ये उपाधि बांटता था। जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे गांधी जी ने ये किया था, क्या बोलते हैं, भारतीयों की भर्ती करवाई थी विश्व युद्ध के टाइम के लिए। ठीक है, तो उनको सार्जेंट की उपाधि दे दी गई थी। एगो राम मोहन राय था,
अंग्रेजों का पूरा यानी कि क्या बोलते हैं चापलूस टाइप का इंसान कह सकते हो, और कुछ अच्छे भी काम भी किए थे उन्होंने, तो उनको वह उपाधि दे दिया गया राजा की। ठीक है, उसका नाम क्या लगेगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो अंग्रेजों को जो अच्छे लगते थे यानी जो अंग्रेजों के हक में बोलते थे उनको अंग्रेज उपाधि देते थे। तो वैसी उपाधियां भारत में नहीं चलेंगी। लेकिन भारत में अनुच्छेद 18 में ही कहा गया है कि ऐसी कोई उपाधि जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो वो आप रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर, तो नाम के आगे क्या लग गया, डॉक्टर लग गया। आप भी पीएचडी भी कर लोगे तो डॉक्टर लग जाएगा। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, भ्रमण, बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, भ्रमण, बसने की स्वतंत्रता है। कहीं भी देश में अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी से है। ठीक है, भ्रमण घूम सकते हैं, बसने कहीं भी बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, अब जम्मू कश्मीर में भी अगर आपके पास पैसा है जाके 2 बीघा जमीन खरीद लेना। ठीक है, हाँ तो सही तो बोल रहा है। अनुच्छेद 20 में है अपराधियों के अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि मतलब अपराधी लोग जो दोष सिद्धि करते हैं, गलत काम करते हैं, उनमें अपराधियों को संरक्षण देना। ठीक है, कि कोई गलत, अभी जैसे आपको मनीष काश्यप एक यूट्यूबर है, उनका आपको केस पता होगा, उन पर रासुका लग गया है। ठीक है, रासुका 1980 में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मतलब अगर आप कोई अभद्रता करते हैं या आपको हेट कमेंट करते हैं, आपसे ऐसा लगता है कि भाई उपद्रव हो सकता है, ठीक है, तो उसको पहले ही जेल में डाल दो। ठीक है, और वही रासुका लगा दिया किस पे, मनीष काश्यप पे। और दूसरा चीज क्या किया है, 4 गो केस तमिलनाडु में कर दिया, 4 गो केरला में कर दिया, 4 गो बिहार में कर दिया, 4 गो महाराष्ट्र में कर दिया, अलग अलग स्टेट में। हाँ, मुश्किल नहीं है। देखो, आज नहीं तो 6 महीना बाद निकले, चाहे 10 महीना बाद निकले, गलत काम कुछ नहीं किया है, वो दिखा रहा था बेचारा, लेकिन हो गया ना कांड, उसके साथ हो गया, उसके साथ बस अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, सिंपल सा कहानी है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराध, तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम भी यानी संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 क्या है, देखो अनुच्छेद 21 कहता है कि एक अपराध की एक सजा होगी, एक अपराध की एक ही सजा होगी। मतलब आप एक अपराध करोगे तो अब उसका अलग सजा आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्या, देखो जेल तो जाने की एक प्रक्रिया है, फांसी तो सजा हो। ठीक है, तुम भी कुछ गलत काम करोगी तो थाना में बंद कर देगा, तो क्या जेल हो गया तुमको, नहीं ना। नेता लोग देखो जाता है एकदम स्वैग से घूम के आता है, ठीक है, तो ससुराल हो जाता है उन लोग का एक तरह से। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या है बताओ, जोर से बोलो। हाँ, गिरफ्तारियों के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण है। मतलब अब मान लो गिरफ्तारी अगर हम अधिक पावर दे दें, क्या दे दें, अधिक पावर दे दें, तो लोग गिरफ्तार तो पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी। तो अब क्या है, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर आपको सर्वोच्च न्यायालय में सॉरी यानी समीप के न्यायालय में उपस्थित करना है। तो ये सब कुछ अधिकार है। अनुच्छेद 23 में कहता है बालाश्रम बेगारी पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। कहां प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, बालाश्रम बेगारी पे नहीं करा सकते हैं। ठीक है, यानी बिना पैसा के काम आपसे नहीं करा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी बैन है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे क्या है, काम आप नहीं करा सकते हैं। काम कराएंगे तो वो जबरन हो जाएगा, जिससे आपको पुलिस आप पर केस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलता है भारत में। ठीक है, आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 25, अब देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर आपको कोई धर्म पसंद है, आपको वो पसंद है, जैसे मान लो कि सपोज दैट आप गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है, और गुरुद्वारा में आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं, फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो आप मानो ना, दिल ही दिल मानो। ठीक है, मन ही मन मान सकते हो, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। अनुच्छेद 26 कहता है
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं। देखो दुर्गा पूजा के टाइम पे रोडे पे ये क्या बोलते हैं, पंडाल वंडाल लगा देते हैं, रोड ब्लॉक करके चंदा मांग रहे हैं लोग, ठीक है। इसी तरह ये थी मुसलमान लोगों में भी होता है कि वो लोग भी अपना आराम से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ऑलरेडी संविधान में जिक्र है। रामनवमी में हम लोग जुलूस निकालते हैं, तो धार्मिक कार्य में प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हर दिन तो ये सब होता नहीं है। दुर्गा पूजा में कितना दिन भीड़ रहता है, 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम भीड़ रहता है, सप्तमी 8वीं 9वीं 10वीं वगैरह को, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक मामलों में कर की छूट, मतलब अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आप 100 रुपया कमा रहे हैं और 30 रुपया आप दान कर दिए किसी भी धर्म को, तो वो 30 रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा, आप पर टैक्स लगेगा 70 रुपए पर। 100 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स अब कितने पे लगेगा, 70 रुपए पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आई ये वाली कि नहीं समझ में आई? 100 रुपया अगर मेरे पास है, गवर्नमेंट 100 रुपए पर टैक्स लेती है, तो 100 रुपए पे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि आपने 30 रुपए दान कर दिया ना, तो टैक्स अब 70 रुपए पे ही लिया जाएगा, और 70 रुपए पर टैक्स लगी तो कम हो जाएगा उसका टैक्स, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता। देखो धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता का मतलब हो जाता है कि कोई भी राज्य, ठीक है, आपको धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, कोई भी राज्य। और राज्य मतलब तो अभी विस्तृत तौर पे बताया कि हर कोई राज्य हो जाता अपने आप में, ठीक है। तो कोई भी राज्य धर्म की स्वतंत्रता नहीं दे सकता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार भारत के संविधान में मिला हुआ है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा के संबंध में अधिकार, मतलब अल्पसंख्यक चाहे तो अपना शिक्षा दे सकते हैं, जैसे भारत में मदरसे चलते हैं, ठीक है, मदरसा, ठीक है, मुसलमान लोग अपना शिक्षा देता है, ठीक है, अपने धर्म की शिक्षा देता है, ठीक है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब देखो अनुच्छेद 32, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कथन है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार दिलाने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन है, अनुच्छेद 32 है। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, टाइम ओवर हो जाएगा, नहीं तो 10 मिनट और लगेगा ही, क्योंकि 32 में है, ठीक है। उनको पानी भी ला ही देते हैं, सब भेजना है, ये भी जरूरी। देखो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या होता है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। मतलब अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, अगर आपके पास मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार के केस में, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो आपको सामने पड़ रहा है वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मूल अधिकार को मूल अधिकार कहने वाला संविधान कौन है, अनुच्छेद 32। और एक बी आर अम्बेडकर जी का कथन है कि संविधान की अंतरात्मा, संविधान का हृदय किसे कहा है उन्होंने, अनुच्छेद 32 को। तुम लोग का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जो रटवा के थक गए थे, अनुच्छेद 32 याद करना, लेकिन फिर भी गलत मार के आए भाई साहब, क्या बोलेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 32 हो गया यहाँ। अच्छा, अनुच्छेद 32 में 3 गो है, ठीक है, बंदी, परम आदेश, ठीक है, ट्रिक उसका यही है, बंदी परम अधिकार है, ठीक है, कि प्रति उत्प्रेषण। देखो एक्चुअल में 5 है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उसके बाद परमादेश, उसके बाद है तुम्हारा बंदी, परम आदेश, ठीक है, और यहां हो गया आपका प्रतिषेध, और एक हो गया आपका उत्प्रेषण, और ये हो गया अधिकार परीक्षा, ठीक है। 5 गो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है,
न्यायालय किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरे देश भर में 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कैद भी किया गया है तो 24 घंटे के अंदर कहाँ लेके जाना है आपको? न्यायालय के पास जाना है। परमादेश का अर्थ होता है कि सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं, किसमें? सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं उसको आदेश देकर कि भैया आप अपना काम सही से करिए। जैसे कर्मचारी, मान लो हमारा का कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहा है, किसी का भी जाति आवासीय में साइन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए तो बता रहा है ना, एग्जाम्पल ऐसा दो कि समझ में आ जाए। तो तुम को सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट चाहो तो केस कर सकते हो कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट ओके है बट मेरा कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या होगा, वहां से एक पत्र जारी किया जाएगा। वही स्टेनोग्राफर वाला जो पोस्ट होता है वो पत्र टाइप करता है और टाइप करके किसके पास आएगा? कर्मचारी के नाम पे आएगा, ठीक है। किसके नाम पे आएगा? कर्मचारी के नाम पे आएगा, ठीक है। परमादेश हो गया। अधिकार परीक्षा, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी आप जाके डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों ना न्यायालय से संबंधित है। देखो, प्रतिषेध तब लगाया जाता है जब कोई छोटा न्यायालय, कोई छोटा न्यायालय मतलब जिला न्यायालय वगैरह समझ लो, अधीनस्थ न्यायालय, कोई ऐसा जजमेंट का फैसला देने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आदेश जारी करता है, तुम्हारे पास इसका कैपेसिटी है, तुम इस पर फैसला सुना सकते हो, तो वहां पर वो जारी कर सकता है। उत्प्रेषण में क्या होता है कि उस पर फैसला सुना दिया जाता है, उस पर फैसला सुना दिया जाता है और उसको बदल देता है कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुम्हारे अधिकार में नहीं था, हम फिर से अब सुनवाई करेंगे फैसला का, ठीक है। अनुच्छेद 32 में ये 5 चीजें आपको पढ़नी थी। अनुच्छेद 33 बताओ। देखो, अनुच्छेद 33 आपका संबंधित है, ठीक है, आर्मी से। किससे संबंधित है? आर्मी से, ठीक है। अब मान लो कल को भैया, हमें तो अभी मौलिक अधिकार में समझा अनुच्छेद 19 में, कहीं में घूमने की आजादी है, ऐसे करने की आजादी है, वैसे करने की आजादी है, ठीक है। मान लो आप कहीं भी घूमे, ठीक है, सेना के इलाका में घुसिए, ठीक है, पहले गोली मारेगा, जिंदा बचोगे अगर तो फिर पूछेगा कि बताइए कैसे हैं, ठीक है, काहे आए थे। अनुच्छेद 33 यही कहता है। सरबजीत देखे नहीं है बाबू, बट उसका पूरा स्टोरी हमको पता है, ठीक है। हाँ, रियल स्टोरी है। नहीं तो उसमें तो पाकिस्तान वाला में घुस गया था ना, वो पाकिस्तान वाला में घुसा नहीं था, एक्चुअली वो नौसेना का एक अधिकारी रहता है, वही, ठीक है। क्या दिखाया? बेड़ा गर्क हो यार। यानी इंडियन आर्मी का कोई सबसे ज्यादा बेइज्जती किया होगा ना तो वो है बॉलीवुड, मेरा पर्सनल मानना है। यानी कुछ मूवी को छोड़ दो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक या कोई, यानी प्रोफेसर, टीचर लोग का और इसका सबसे, आर्मी का सबसे ज्यादा बेइज्जती कौन किया है? बॉलीवुड। यानी प्रोफेसर दिखाएगा कौन? फुत्सुक वांगडू, 3 इडियट्स में, ठीक है। यानी भैया थोड़ा अच्छा भी दिखा सकते थे तुम उसको, उसी को पूरा बुरा भला दिखा दिए तुम। बताओ, इतना लोग का भविष्य बना रहा है, सब टीचर बुरा थोड़ी होता है, ठीक है। कड़े हो सकते हैं लेकिन जिस तरह से तुम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, हाँ, वो गलत। प्रोफेसर को कैसे दिखा रहा है? बाल वाल एकदम पगला जैसा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा पगला होता है मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना वो लोग दिखा दिया जाता है। आज यही तक रखते हैं, ठीक है, 34 से 51 तक। फिर ऐसे तो बोलोगे तो बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें भी काम और हम भी खाना वाना खाए नहीं है, तो आज रखते हैं। किसको? हाँ, पुलिस के पास, हाँ हाँ, हो गया।